मातृभूमि, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा तो नहीं है ना, ये तो एक एहसास है, हमारी अपनी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा। सोचिए, ये एक इतना पावरफुल आइडिया है जो दुनिया भर की अलग अलग कल्चर्स और उनकी हिस्ट्री को एक साथ जोड़ता है। और जब हम इस ध्वज को देखते हैं तो ये सिर्फ एक ध्वज नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की उम्मीदों, उनके सपनों का सिंबल है जो इस जमीन को अपना घर मानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो जमीन के एक आम से टुकड़े को हमारी मातृभूमि बना देता है? आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और वो भी एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी कविता के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी की लिखी कविता मातृभूमि की, जो इसी सवाल को बड़े ही दिल छूने वाले अंदाज में एक्सप्लोर करती है। तो चलिए इस कविता में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है मातृभूमि की ज्योग्राफी से, मतलब कवि अपने शब्दों से एक ऐसी जबरदस्त और सुंदर तस्वीर बनाते हैं ना, जो सीधे हमारी आंखों के सामने आ जाती है। कविता की पहली ही पंक्ति देखिए, कितनी पावरफुल है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। जरा सोचिए इसके बारे में। ये सिर्फ एक पहाड़ का जिक्र नहीं है, ये तो भारत की उस हिम्मत, उस स्पिरिट का प्रतीक है जो कभी नहीं झुकती, उसके गौरव का प्रतीक है। और ये बिल्कुल साफ है कि कवि की जो इमेजिनेशन है वो ऐसे ही नज़ारों से इंस्पायर हुई है। ये हरी भरी वादियाँ, ये कलकल बहते झरने और हर तरफ जिंदगी से भरी हुई ये प्रकृति। पहाड़ों से उतरकर कवि का ध्यान जाता है हमारी नदियों पर। गंगा, यमुना, त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। अब ये सिर्फ पानी की धाराएं तो है नहीं, ये तो भारत की कल्चरल और स्पिरिचुअल लाइफलाइंस हैं, है ना? और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ देखने के बारे में नहीं है। कवि तो हमारे सारे सेंसेस को जगा देते हैं। झरनों की वो आवाज, चिड़ियों का चहचहाना, आम के घने बाग और हवा में घुली वो फूलों की मीठी मीठी खुशबू, ये सब मिलकर एक ऐसी जिंदा तस्वीर बनाते हैं कि बस। लेकिन देखिए, कोई भी मातृभूमि सिर्फ पहाड़ों और नदियों से तो नहीं बनती, सही कहा ना? तो अब कवि इस फिजिकल डिस्क्रिप्शन से हमें आगे ले जाते हैं। वो हमें उस कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज की तरफ ले जाते हैं जो असल में इस जमीन को एक रूह, एक आत्मा देती है। और ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये तो वो पिलर्स हैं, वो स्तंभ हैं जिन पर हमारे देश की मॉरल और स्पिरिचुअल इमारत टिकी हुई है। द्विवेदी जी जब इन महापुरुषों का जिक्र करते हैं तो वो इस जमीन को एक पवित्र पहचान दे रहे होते हैं। मतलब कवि इन महान हस्तियों को सिर्फ हिस्ट्री के कैरेक्टर्स की तरह नहीं देख रहे हैं, नहीं, वो उन्हें वैल्यूज के सिंबल के तौर पे देख रहे हैं। रघुपति यानी धर्म, सीता यानी पवित्रता, श्री कृष्ण यानी कर्म का ज्ञान, और गौतम बुद्ध मतलब करुणा और ज्ञान। और यही सारी वैल्यूज मिलकर इस जमीन का कैरेक्टर बनाती हैं। तो अब तक हमने प्रकृति और इतिहास की बात की, और अब हम कविता के बिल्कुल दिल में पहुंचते हैं। यहां पर कवि सिर्फ डिस्क्रिप्शन से आगे बढ़कर इस जमीन के साथ अपना एक बहुत ही गहरा पर्सनल कनेक्शन जोड़ते हैं। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये एक ऐलान है, एक घोषणा है। कवि यहां पर बड़े ही कमाल के जोड़े बनाते हैं। वो कहते हैं, ये जमीन सिर्फ जन्मभूमि नहीं है जहां हम पैदा हुए, बल्कि ये हमारी मातृभूमि है, एक मां की तरह। ये सिर्फ धर्मभूमि नहीं, बल्कि कर्मभूमि भी है, जहां हम काम करते हैं। ये युद्ध भूमि भी रही है और बुद्ध भूमि भी। देखिए, ये जो लेयर्स हैं, ये इस रिश्ते को कितनी गहराई देती हैं। और फिर आती है वो लाइन जो इस कविता में एक मंत्र की तरह बार बार गूंजती है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ये जो रेपिटेशन है, ये कवि के उस दावे को, उस अपनेपन को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। सच कहूं तो यही इस कविता की जान है, इसकी आत्मा है। अच्छा, इस कविता की असली पावर को पूरी तरह से समझने के लिए ना, हमें इसके पीछे के इंसान को और उस जमाने को समझना होगा जिसमें ये लिखी गई। तो चलिए थोड़ा जानते हैं कवि सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में और उनके दौर के बारे में। तो बात यह है कि द्विवेदी जी सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक तरह से कल्चरल वॉरियर थे। वो उस समय लिख रहे थे जब भारत अपनी आज़ादी और अपनी पहचान के लिए लड़ रहा था। इसलिए उनकी कविता सिर्फ एक खूबसूरत नज्म नहीं है, बल्कि ये कल्चरल रेजिस्टेंस का, यानी सांस्कृतिक प्रतिरोध का एक जरिया थी, एक हथियार थी। इस टाइमलाइन को देखिए तो साफ पता चलता है कि उनकी पूरी जिंदगी और उनका काम भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ ही चला। उनकी कविताएं उस दौर की उम्मीदों की, उस संघर्ष की और उस गर्व की आवाज बन गईं। तो मतलब कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि मातृभूमि सिर्फ सुंदर नज़ारों और पुरानी कहानियों का कलेक्शन नहीं है। नहीं,
ये उस जमाने की एक ललकार है जब भारत के लोग अपनी आइडेंटिटी को दोबारा हासिल कर रहे थे। ये कविता उस खोए हुए स्वाभिमान को, उस गौरव को फिर से जगाने का एक जरिया थी। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि मातृभूमि जैसी कविताएं जो अतीत में लिखी गईं, वो आज भी हमारे देश और हमारी पहचान के बारे में हमारी सोच को कैसे शेप करती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास और हमारे आज दोनों में ढूंढना होगा।